Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this newspaper, first of all, today's newspaper is very important because we are going to look at very important news. We will also see a political crisis is happening in two countries of South America. तो एक तो पेरू है खुद और एक ब्राज़ील भी है. तो यहाँ पे हम पेरू का भी देखेंगे और ब्राज़ील का भी देखेंगे. Find that what is happening actually and why the situation has reached that level. Along with that, today we will focus on Article 1 of the Constitution of India, which says that India, that is Bharat, shall be the union of states, and the territory of India shall comprise of the territories of the states, the union territories specified in the first schedule, and such other territories as may be acquired. So why we will be discussing this? Because this Article 1 of the Constitution, it is related with what the political crisis which has taken place in the not a political crisis but a new happening which has happened in the Tamil Nadu Legislative Assembly, where Governor R.N. Ravi, he walked out of the Legislative Assembly while addressing the House under Article 176 of the Constitution. Along with that, we will also see Union Carbide. एक केस आया हुआ है, दैट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी. हम थोड़ा भोपाल गैस ट्रेजेडी को भी आज कर लेंगे. सो along with that, there is one very good article on the geopolitical scenario, the current geopolitical scenario related to Russia-Ukraine crisis and how it has changed and how China is related with that crisis. ठीक है, जैसे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में चाइना का क्या एंगल है, अमेरिका का क्या एंगल है, ताइवान का क्या एंगल है, वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़. द फर्स्ट इज दैट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इन पेरू क्लेम एटलीस्ट 17 लाइव्स. ठीक है, अब जो पेरू है वो जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो बहुत महीनों से बनी हुई है. वहाँ के जो एक प्रेसिडेंट थे पहले, दैट इज प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो. ये नाम आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा. दो नाम यहाँ पे आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक है प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो, जो प्रेसिडेंट थे अब वो नहीं है और उनको रिप्लेस किया प्रेसिडेंट दीना बोलुआर्ते. ठीक, तो यहाँ पे स्टोरी ये है कि जो प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो थे, इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला था पेरू के पार्लियामेंट में. ठीक, बट इन्होंने क्या किया कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने से पहले ही इन्होंने अनाउंस किया पेरू में कि दैट ही हैज डिसॉल्व द पार्लियामेंट ऑफ पेरू एंड नाउ he is going to run the country on the behalf of Congress. He appointed some advisors, but that didn't go well with the people, and then President Dina Boluarte, the name, she replaced President Pedro Castillo. Okay, but इनके ऊपर भी प्रेशर था कि ये जल्दी से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करें, कैबिनेट अपॉइंट करें. ठीक, but that there are certain problems related to that only, and now the people are protesting in Peru. Okay, so you can see over here that Mr. Castillo's removal after he tried to dissolve the Congress and start ruling by decree, he faced several corruption probes, has triggered weeks of clashes nationwide that have left 39 dead overall. तो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स क्या चाहते हैं? प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि जो मिस बुलवार्ते हैं, ठीक है, वॉज द रनिंग मेट ऑफ मिस्टर कैस्टिलो, जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया. तो इनको जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस में इनको अपॉइंट किया गया है. देखिए, इलेक्शन नहीं हुआ था, बट प्रोटेस्टर्स का मेन डिमांड यही है कि दैट इलेक्शन शुड बी हेल्ड राइट अवे. मतलब कि इलेक्शन एक बार फिर से होना चाहिए टू इलेक्ट द न्यू प्रेसिडेंट एंड समवन फ्रॉम द पेड्रो कैस्टिलोस पार्टी शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट. सो दैट इज द न्यूज़. Now next is we won't pay a farthing more says Union Carbide. तो ये देखिए कंपनी यूनियन कार्बाइड कंपनी जो है 1984 से ही ये न्यूज़ में बना हुआ है. क्यों ये न्यूज़ में बना हुआ है? बिकॉज ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी. तो यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री थी भोपाल में, वहाँ से दिसंबर 2 और दिसंबर 3 की जो रात थी 1984 में, वहाँ से एक गैस लीक हुआ, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल आइसोसाइनेट गैस. नाउ दिस gas leak, it killed 5,295 people and it has injured 5,68,292 people. Along with that, it has also resulted in the loss of livestock and loss of property of almost 5,478 person. अब कंपनसेशन की बात है, ठीक है, यहाँ पे यूनियन कार्बाइड ने जो कंपनसेशन दिया है वो है $470
million. Okay, that is rupees 715 crore at the time of settlement in 1989. बट अब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इस कंपनसेशन को बढ़ाना चाहती है, ठीक है. सो दैट्स वाई दे वांट टू इंक्रीज द कंपनसेशन. तो इफ यू विल जस्ट से कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने कहा है कि दे आर नॉट विलिंग टू पे मोर, ओके, विच वॉज एग्रीड बाय विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1989. तो 1989 में जो अमाउंट एग्री किया गया था दैट वाज $470 मिलियन. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि सेंटर को बाद में लगा कि ये कंपनसेशन जो है वो काफ़ी कम है, इसको बढ़ाना चाहिए. तो सेंटर ने फिर क्यूरेटिव प्ली या क्यूरेटिव पेटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में एंड सेड दैट 1989 का जो सेटलमेंट है इट इज़ सीरियसली इम्पेयर्ड. इट वांट एडिशनल फंड ऑफ ओवर ₹7,400 करोड़ फ्रॉम द पेस्टिसाइड कंपनी. सो द गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बोला कि फंड जो कंपनसेशन फंड है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है. तो गवर्नमेंट का कहना है कि दैट देयर इज़ फ्रेश डेटा which says that more suffering was caused by the incident. ठीक है. अब सुप्रीम कोर्ट का देखिए यहाँ पे क्या कहना है. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट you were, that is central government, you were one of the parties to the settlement, okay, and you were the powerful party, so why you did not agree for the more amount during the settlement in 1989? That is the first thing. Second, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने अभी तक 50 करोड़ रुपीस जो है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम्स को डिसबर्स नहीं किया है अभी तक, विच वॉज द पार्ट ऑफ दिस $470 मिलियन विच वॉज पेड बाय द विच वॉज एग्रीड बाय द यूनियन कार्बाइड कंपनी इन 1989. नाउ गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है. तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो टॉप लॉ एग्जीक्यूटिव. So Attorney General R. Venkat Ramani, he was appearing for the center. He has said that the tragedy presented an extraordinary situation. The government was not looking to reopen the settlement but only wanted to add to it. That is the government's position. So from the exam point of view, यहाँ पे क्या important हो जाएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. पहली बात तो ये आता है कि which gas was responsible for killing people during Bhopal gas tragedy. तो उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट. द सेकेंड क्वेश्चन इज कि कब ये हुआ था. द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ December 2 and 3, 1984. ओके, फिर कंपनी का नाम भी पूछते हैं कि कौन सी कंपनी एसोसिएटेड है भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ. तो दैट इज यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री. तो ये यूनियन कार्बाइड, ये नाम आप प्लीज याद रखिएगा. ओके, नाउ द भोपाल गैस ट्रेजेडी इट स्ट्रक इन 1984. तो क्या यूनियन गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ पास किया है कि ताकि फ्यूचर में ऐसी ट्रेजेडी ना हो. तो उस लॉ का नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. दैट इज द लॉ विच वॉज पास्ड सो दैट अनदर इंडस्ट्रियल डिजास्टर शुड नॉट हैपन इन इंडिया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज. तमिलनाडु गवर्नर ऑब्जेक्ट्स टू ऑन्ड्रिया अरासू यूज. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकल 176 के अंदर जो गवर्नर का जो स्पेशल जो मेंशन चल रहा था, स्पेशल एड्रेस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहाँ पे गवर्नर जो है वो कुछ पार्ट को डिसअप्रूव किया, उन्होंने वो रीड नहीं किया और बाद में वो वॉकआउट कर गए. सो द टर्म विच द तमिलनाडु गवर्नमेंट अंडर DMK विच इज पॉपुलराइजिंग इज ऑन्ड्रिया अरासू. तो यहाँ पे दो टर्म है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है. वन इज ऑन्ड्रिया अरासू. नाउ व्हाट इज दिस ऑन्ड्रिया अरासू एंड ये कौन से टर्म को रिप्लेस करेगा. तो जैसे कि आप तमिलनाडु के टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे तो एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एज मधिया अरासू. ठीक है, MADHIA, मधिया अरासू. द नेक्स्ट टर्म इज ओंडिया अरासू. सो इफ यू विल जस्ट सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मधिया अरासू, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक, और दैट इज व्हाट ओंडिया अरासू, तो यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, फाइन. तो ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है. तो अब जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है इट इज फोकसिंग ऑन द वर्ड ओंडिया अरासू, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब कैबिनेट मिशन प्लान, नाउ कैबिनेट मिशन प्लान वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एस्टेब्लिश्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये प्रपोज किया था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा, ठीक है, जिसके पास पावर्स होंगे बट लिमिटेड पावर होंगे. लाइक फॉरेन में पावर होगा, कम्युनिकेशन का पावर कम्युनिकेशन का होगा, डिफेंस का होगा. बाकी पावर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगी. इसका मतलब कि कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या प्रपोज किया था, वीक सेंटर स्ट्रॉन्ग
स्टेट। बट जब पार्टीशन हुआ, उसके बाद जब रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ, मतलब उसके बाद फिर JNK में जो क्राइसिस हुआ, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये बनाया कि सेंटर शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो देन व्हाट वाज प्रपोज्ड दैट सेंटर शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो सेंटर्स को और पावर दिए गए, बट अ टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे ये कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, इट इज द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक। अब जब हम कहते हैं कि इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ, इंडिया विल बी अ फेडरल और क्वाजी फेडरल कंट्री, ठीक है। ओके, बट हियर द स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू गो आउट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब जो इंडिया है, इट इज द इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, ऐसे कहते हैं इसको। अगर आप इसको यूएसए से कंपेयर करोगे तो ठीक उल्टा हो जाता है, क्योंकि यूएस में क्या होता है कि यूएस जो है वो आप कह सकते हैं कि ट्रू फेडरल कंट्री है, बिकॉज देयर द रेसिडुअल पावर ऑल्सो लाइज विद द स्टेट। Okay, the federal government, they have very limited power and much of the power it lies with the states. Why? क्योंकि वहाँ पे जो यूनियन बना है या वहाँ पे जो फेडरल स्ट्रक्चर बना है वो एग्रीमेंट के थ्रू बना है, बट इंडिया में दैट देयर इज नो एग्रीमेंट वेयर स्टेट्स हैव कम टुगेदर टू फॉर्म द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे दैट्स व्हाई वी से कि इंडिया में जो यूनियन ऑफ स्टेट है, इट इज द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यहाँ पे स्टेट्स की बाउंड्री चेंज हो सकती है, ठीक है, स्टेट्स के नाम चेंज हो सकते हैं, बट यूनियन ऑफ इंडिया वैसा ही रहेगा। ओके, न्यूज फ्रॉम द स्टेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर 30% कोटा इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर उत्तराखंड वुमेन। सो उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह, उन्होंने एक बिल पे एसेंट दिया है विच प्रोवाइड्स 30% रिजर्वेशन टू द डोमिसाइल वुमेन ऑफ उत्तराखंड, ओके, इन पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट। फाइन, तो अब इस बिल का नाम क्या है? उत्तराखंड पब्लिक सर्विसेज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन बिल 2022, where the women candidates with Uttarakhand state domicile, they will get the legal right of 30% reservation in public services and post. Okay, now why the Uttarakhand government has gone with this move? So see, यहाँ पे reason दिया गया हुआ है that the government at the time maintained that due to geographical structure, the standard of living of the women of Uttarakhand is below that of women of other states. Their participation is very little in every sector, including the government jobs, due to which a special reservation for native women should be given. Fine. Now यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। तो दो टाइप के रिजर्वेशंस होते हैं, मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड वर्टिकल रिजर्वेशन। तो पहले हम वर्टिकल रिजर्वेशन समझ लेते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब कि जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी, फिर ओबीसी, अब एक 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने नया ऐड किया है EWS, SC, ST। तो ये जो कैटेगरी वाइज जो होता है, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। अब हम किसी एक कैटेगरी को लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अनरिजर्व कैटेगरी। अब इसी अनरिजर्व कैटेगरी में द सीट्स में बी रिजर्व फॉर वुमेन, फॉर डिसेबल्ड पीपल और डिफरेंटली एबल्ड पीपल, फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसका मतलब कि हर एक कैटेगरी में 30% सीट जो है वो महिला को जाएगा। अब द नेक्स्ट इज लेसन्स फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस आर्टिकल का आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते हुए बताऊंगा जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू विल जस्ट सी कि यहाँ पे एक टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1945 से लेके 1991 तक, और 1991 से लेके आप ले सकते हो 2021 तक, ठीक है। तो 1945 से लेके 1991 तक आप मान सकते हो दैट इट इज़ द एरा ऑफ कोल्ड वॉर व्हेन द वर्ल्ड वाज बाइपोलर, ठीक है। देयर वर टू कैंप्स। देन 1991 से लेके 2021 तक आप मान सकते हैं इट इज़ अ यूनिपोलर वर्ल्ड। ओके, देयर वर नो टू कैंप्स, देयर वाज ओनली वन सुपर पावर, USA, ठीक है। अब हम एनालाइज करते हैं लेसन्स फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर। तो रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, ठीक है, ऑन 24 फरवरी 2022, ठीक है। ऑलमोस्ट 11 महीना होने वाला है। अब रशिया ने जो वॉर किया था, इट वाज नॉट फुल स्केल वॉर, इट वाज लिमिटेड वॉर, ठीक है, कि हम जाएंगे कुछ टेरिटरीज को एक्वायर करेंगे, लाइक दैट। इट वाज अ लिमिटेड वॉर, बट नाउ दिस लिमिटेड वॉर हैज़
एक्सटेंडेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 1 साल काफ़ी हो जाता है, ठीक। तो इफ़ यू विल जस्ट सी ओवर हियर कि रशिया ने क्या मिस कैलकुलेशन किया है इसमें। तो देखिए, पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है जो इस आर्टिकल में मेंशन्ड है कि वाई रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। ऐसा क्या हो गया था कि रशिया वॉज कॉन्फिडेंट इनफ टू इन्वेड यूक्रेन एंड रशिया एनेक्स्ड क्रीमिया विच वॉज द पार्ट ऑफ यूक्रेन इन 2014। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो द आंसर लाइज दैट, सी यहाँ पे, in recent years, however, there have been signs of passing of American unilateralism। तो जो मैंने अभी आपको बात बताया 1991 के बाद जो वर्ल्ड था वो यूनिपोलर हो गया था या अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि America's war in the Muslim world did not proceed as Washington had expected. US got stuck in Afghanistan and Iraq. Russia became more aggressive, Iran more defiant, and China became more powerful. ओके उसके बाद रशिया ने जॉर्जिया में भी इंटरवेंशन किया था, देन इट अनेक्स्ड क्रीमिया, देन ईरान्स ग्रोइंग मिलिटेंसी इन वेस्ट एशिया एंड अमेरिकाज डिफीट इन अफगानिस्तान। दिस वर सम ऑफ द शिफ्ट्स इन ग्लोबल ऑर्डर। तो रशिया वाज रीडिंग दिस शिफ्ट इन द ग्लोबल ऑर्डर कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड है जहाँ पे अमेरिका का डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं अब डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इससे अगर आप देखेंगे तो 2014 से रशिया का भी अप्रोच चेंज हो जाता है कि अब रशिया जो है वो सीधा क्रीमिया को एनेक्स करता है बिकॉज यूएस इज बिजी इन अफगानिस्तान एंड मिडिल ईस्ट, फाइन। एंड नाउ दे स्टार्टेड अ वॉर ऑन यूक्रेन ऑल्सो बिकॉज एट दैट टाइम यूएस हैड जस्ट कम आउट ऑफ द अफगानिस्तान, ठीक है, ओके। बट नाउ व्हाट वेंट अगेंस्ट रशिया, रशिया ने क्या नहीं सोचा था। सो सी, he miscalculated the power of Ukrainian nationalism and the resolve of the West, which he thought was weakened by the internal divisions and external setbacks such as humiliating retreat from Afghanistan. Okay. Then what Ukraine had to do was to survive the initial Russian thrust. When that was achieved, मतलब जब यूक्रेन ने रशिया को कहीं ना कहीं स्टॉप किया उसके बाद सारे वेस्टर्न कंट्रीज आ गए विच स्टार्टेड सप्लाइंग यूक्रेन विद मनी, वेपन्स इंक्लूडिंग एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम एंड आर्टिलरी, इंटेलिजेंस एंड मर्सिनरीज। इफ द वॉर वॉज लेफ्ट टू रशिया एंड यूक्रेन, अ फॉर्मर वुड हैव इन थियरी सेक्योर्ड अ विक्ट्री। मतलब कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज ना आते जिसको रशिया ने कैलकुलेट नहीं किया था तो यूक्रेन पे विक्ट्री हो जाती। अब रशियंस दे मेड इंक्रीमेंटल गेन्स इन द अर्ली मंथ्स ऑफ द वॉर, बट व्हाट चेंज द ग्राउंड वाज द वेस्टर्न हेल्प टू यूक्रेन, फाइन। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो रशिया, यूएस, इट इज सप्लाइंग पैट्रियट मिसाइल टू यूक्रेन टू बेटर फाइट रशियन forces. So if you will just see that West engagement further deepened, it is now ready to send Patriot missile defense systems and armored vehicles which will bolster Ukraine's defense and better prepare it for battles post-winter. Okay, so what started as a minor conflict has now snowballed into a de facto war between Russia and the collective West within the borders of the Ukraine. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूएस से खुद ये वॉर क्यों नहीं लड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे एक फियर है कि अगर यूएस या नाटो खुद अगर ये वॉर यूक्रेन के बेसिस, यूक्रेन के बिहाफ पे लड़ने लगे तो यहाँ पे एक डर होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। दैट्स वाई Western countries, they have limited themselves. They are just supplying weapons and other things to Ukraine. They are not fighting the war on the behalf of Ukraine. ठीक है। अब यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों हुआ, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नाटो, ठीक है। तो यहाँ पे यूक्रेन वांटेड टू बिकम द मेंबर ऑफ द नाटो। और नाटो जो है वो एक मिलिट्री अलायंस है विच इज लेड बाय यूएस, विच रशिया डज नॉट वांट यूक्रेन टू ज्वाइन। द नेक्स्ट इज चाइना टेक अवे, कि अब यहाँ पे चाइना क्या देख रहा है। देखिए, चाइना का और ताइवान का अपना एक टेंशन है। लास्ट ईयर जब यूएस के हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी व्हेन शी विजिटेड ताइवान, so China responded with the military drills, okay, and now if Russia wins Ukraine war, then it will bolster China's अप्रोच टूवर्ड्स ताइवान। फिर चाइना भी ये सोच सकता है कि अगर रशिया यूक्रेन को कैप्चर कर सकता है तो ताइवान को भी हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। सो वन आर्ग्यूमेंट इन अमेरिकन स्ट्रेटेजिक सर्कल इज दैट डिफीटिंग रशिया इन यूक्रेन वुड डिस्करेज चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग फ्रॉम मेकिंग एनी एडवेंचरस मूव टूवर्ड्स ताइवान, बट इफ रशिया गेट्स अवे विद यूक्रेन दैट वुड एम्बोल्डन मिस्टर जी। ओके, ये एक डर है, फाइन। The next is decriminalizing homosexuality but no same-sex marriage. So हमने कल भी ये आर्टिकल पढ़ा था, हमने पढ़ा था नवतेज सिंह केस,
नवतेज सिंह जोहर केस, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। नाउ व्हाई दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नवतेज सिंह जोहर केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को, बट इन इंडिया same sex marriage is still not allowed. So the homosexuality has been decriminalized but same sex marriage has not been allowed. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे that now हमने कल भी एक पढ़ा था कि एक एक्ट है that is called as स्पेशल मैरिज एक्ट, तो उसको लेके बात हो रही है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में एक फंडा है, वो ये है कि किसी को भी अगर अपना मैरिज करना है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है, तो वो कर सकते हैं, बट द मैजिस्ट्रेट विल गिव नोटिस एंड इट विल इनवाइट पब्लिक ओपिनियन इफ समबडी हैज़ ऑब्जेक्शन। फाइन, तो ये एक जो ग्रुप है LGBTIQA+, इनको इस प्रोविजन से प्रॉब्लम है बिकॉज दे कैन बी टारगेटेड। फाइन, सो इफ यू विल जस्ट सी दैट जो इंडियन गवर्नमेंट है, इट हैज़ रजिस्टर्ड प्रीवियस अटेम्प्ट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज सेम सेक्स रिलेशनशिप। Okay, in 2021, जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, he had told the Delhi High Court that according to law, marriage was permissible between a biological man and biological woman. The center has also argued against the urgency of pleas by saying nobody was dying in the absence of marriage certificate. Okay, so यहाँ पे अगर हम देखें that if you will just see history throughout the world of same sex marriage, so अगर आप एशिया की बात करेंगे तो ताइवान वाज द फर्स्ट टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, उसके बाद एशिया में किसी कंट्री ने ये किया नहीं है। उसके बाद अगर पूरे यूरोप और वेस्ट कंट्रीज की बात करें तो 2000 तक सिर्फ एक ही कंट्री थी विच हैड लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, दैट वाज नीदरलैंड। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने ताइवान का बात किया है, अब अगर हम बात करें तो देयर आर ओनली 32 कंट्रीज व्हिच हैव लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिज, व्हाइल इट इज नॉट लीगल इन 10 कंट्रीज, बट सेम सेक्स कपल्स एंजॉय सर्टेन राइट्स, whereas in the rest of the 91 countries it is currently illegal. Now most of the countries where same-sex marriage is recognized, they are in Europe, Oceania, North and South America. Now coming to defense, that is DAC gives not to purchase indigenous defense systems. So Defense Acquisition Council, it has given approval for proposal of rupees 4,276 crore, which includes helicopter launched Nag missile and BrahMos cruise missile launchers for ships। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। वन इज हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल विच इज कॉल्ड एज हेलिना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। देन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, then very short range air defense system, then BrahMos cruise missile launch and fire control systems for naval ships. All these are indigenous design and development projects. Fine. The next is Section 6A of the Citizenship Act. So Constitution bans to take up Section 6A of the Citizenship Act for preliminary determination. अब यहाँ पे सेक्शन 6A है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, ठीक है। सो देयर आर petitioners who are saying that it is discriminatory in nature. Fine. So petitioners, they have filed that challenging that Section 6A grants citizenship to immigrants, illegal ones at that, and the petitioners in Assam, they argue that a special provision was in violation of Article 6 of the Constitution, which fixed the cutoff date for granting citizenship to immigrants at July 19, 1948. So if we will go in part 2 of the Constitution of India, so you have citizenship related प्रोविजंस, ठीक। अब उसमें एक सेक्शन 6 है जो कहता है कि 1948 जुलाई 19 के पहले जितने भी इमिग्रेंट्स आ गए, ठीक है, इंडिया में, उनको सिटीजनशिप मिलेगा। बट अ न्यू थिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दैट इज सेक्शन 6A फॉर असम पीपल। तो यहाँ पे देखिएगा सेक्शन 6A है, इट इज द आउटकम ऑफ द असम अकॉर्ड विच वाज साउंड ऑन August 15, 1985 बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट। फाइन। यहाँ पे ये है कि दैट सेक्शन इट वाज एनेक्टेड एज द पार्ट ऑफ स्टैट्यूट दैट इज 1955 एक्ट। तो ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है सेक्शन 6A कि एनी फॉरेनर्स हु हैव एंटर्ड असम बिफोर January 1, 1966, ओके, एंड हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द स्टेट, कि वो आ गए और असम में रह रहे हैं, दे विल बी ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप। उसके बाद दोज हु एंटर्ड बिटवीन January 1, 1966 एंड March 25, 1971, सी दिस कट ऑफ डेट इज important because this issue is related with Bangladesh liberation war, so they will have the same rights and obligations except they cannot vote for the next 10 years। उसके बाद जो 1971 के बाद आएंगे उनका क्या, तो they will be treated as foreigners, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। असम की NRC लिस्ट बनी, ओके, अगस्त 2019 में, और उसके बाद जिनको फॉरेनर्स माना गया,
जो 1971 के पहले नहीं बता पाए कि they were resident in Assam, so they were excluded. So it covers around 19 lakh people. So now there are petitions which is challenging this section 6A. The next is National Clean Air Program. So it was introduced to improve the air quality in 131 cities, but now data shows the under this National Clean Air Program only 49 out of 131 cities in 2021-22 ओके यहाँ पे जो एयर है वो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। नाउ the NCAP. Now what is NCAP? It covers 132 of India's most polluted or so-called non-attainment cities. This is defined as cities whose air quality did not meet the national ambient air quality standards of 2011 to 2015. मतलब जहाँ पे air बहुत ज़्यादा polluted है। Now what is the aim of National Clean Air Program? That is to bring the reduction in pollution level by 20 to 30%. Okay, in PM 2.5 and PM 10 particles by 2024 based on 2017 level. Now यहाँ पे अगर आप देखेंगे PM 2.5 और PM 10 मतलब ये particulate matter अगर उसका diameter 2.5 microns है तो that is called as PM 2.5, अगर 10 microns है that is called as PM 10. These both are very dangerous air pollutants. The next is with trade pact becoming a reality, Australian PM set to visit India. तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है that is called as Economic Cooperation and Trade Agreement, which has become effective from December 29. Okay, so if you will just see the Australia-India trade agreement comes into force, delivering new opportunities to Australian business. Now जो ECTA है a less than comprehensive bilateral trade pact, it was signed on April 2, 2022. And it was signed by India and Australia both. Now India and Australia, so if you will just see, they have cooperations in G20, then they both are members of Quad. Okay, they both are members of Quad. Now if you will just see, Australian naval ships with 1,300 personnel on board visited Visakhapatnam as a part of the 4th edition of Indo-Pacific Endeavour, that is Australia's flagship regional engagement, which included command post exercise. Now Lula slams far-right terror as Brazil clears protest camps. ठीक है, so I was talking about this, that the same thing which has happened in US, it has also happened in Brazil, but now the protesters in Brazil, they have been cleared. जो प्रोटेस्टर्स थे ब्राज़ील के, जो सिंबल होता है ब्राज़ील के डेमोक्रेसी का, दैट इज देयर पार्लियामेंट विच इज कॉल्ड एज कांग्रेस, प्रेसिडेंशियल पैलेस, सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर उन्होंने अपना मार्च किया था, बट लेटर ऑन फेडरल फोर्सेस को बुलाया गया था टू रिमूव. नाउ हु आर दिस प्रोटेस्टर्स? दिस प्रोटेस्टर्स दे आर सपोर्टर्स ऑफ एक्स प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो. ठीक है, सो ही वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शन लास्ट ईयर बाय लुइस इनाशियो लुला दा सिल्वा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील. And ex-president Jair Bolsonaro, he has not accepted his defeat. The next is UK brings in legislation regulating labor strikes after discussions fail. तो UK government ने एक bill लाया है. Okay, that bill says that unions can be taken to court if a threshold level of service is not maintained in critical sector. So यहाँ पे जो business secretary हैं Grant Shapps, he has said that government believed in the right to strike but wanted to ensure the safety of the पब्लिक. तो यहाँ पे है कि यूनियंस दे कैन स्ट्राइक बट दे हैव टू मेंटेन द मिनिमम सर्विस लेवल इन क्रिटिकल सेक्टर. फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर हो गया, ओके, दैट इज आल्सो क्रिटिकल सेक्टर. अलॉन्ग विद दैट एजुकेशन, फायर सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड न्यूक्लियर डीकमीशनिंग. दिस 6 सेक्टर्स हैव बीन कवर्ड अंडर दिस एक्ट. द नेक्स्ट इज रशिया स्टेप्स अप अटैक ऑन यूक्रेन सोलेदार. तो अगेन रशिया यूक्रेन क्राइसिस में अब जैसे कि रशिया का ब्रीफ रिट्रीट हुआ था, now but the assault is rising. तो यहाँ पे जो यूक्रेन का जो सोलेडार है टाउन इन ईस्टर्न यूक्रेन, यहाँ पे फिर से रशियंस दे हैव इंक्रीज्ड देयर अटैक. अपॉइंटमेंट्स, माइकल पात्रा रीअपॉइंटेड आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर. ठीक, सो यूनियन गवर्नमेंट हैज रीअपॉइंटेड माइकल देबब्रत पात्रा एज द डेप्यूटी गवर्नर फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 1 year. Okay, now Mr. Patra, he is in charge of monetary policy at the RBI and he is the member of the monetary policy committee which is headed by RBI Governor Shaktikanta Das. So this is very important कि RBI Governor Shaktikanta Das, तो RBI Governor जो होते हैं they chair the monetary policy committee. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.